आइए चलते हैं पावनमयी गाथा की तरफ। माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कितना बड़ा संघर्ष करके तब जाकर के अपने समाज के लोगों को निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराने का काम किए। कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किए थे, सभी लोग सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। कि दे ध्यान सुनो सब नर नारी, दे ध्यान सुनो सब नर नारी, पावनमयी कथा सुनाती हूँ। फूले का जन्म हुआ, पत्नी सावित्री फूले थी, पत्नी सावित्री फूले थी, शिक्षा की अलग जगह। गौर करना मेरी माताओं बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की पावन धरती पर जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की धर्म पत्नी का नाम था माता सावित्रीबाई फूले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। विचार करना मेरी माताओं बहनों भाइयों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का ब्याह माता सावित्रीबाई फूले से हुआ था। पति पत्नी दोनों लोग बड़े ही सुख चैन के साथ में अपने घर पर रह करके अपने जीवन को बिताया किया करते थे। लेकिन मेरी माताओं बहनों भाइयों, उस समय का जो समय था वो समय बड़ा ही हमारे और आपके जीवन के लिए कठिन समय था। विचार करना मेरी माताओं बहनों भाइयों, विचार करना मेरी माताओं बहनों भाइयों, माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। माता सावित्रीबाई फूले बहुत ही अच्छी, बहुत ही गुणवान, बहुत ही नेक विचारधारा की महिला थी। माता सावित्रीबाई फूले का ब्याह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ में हुआ था। महाराष्ट्र की पावन धरती पर बड़े ही सुख चैन के साथ में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले रहा करते थे, जो कि समाज की सेवा बहुत लगन के साथ में किया करते थे। लेकिन प्रमाण ये मिलता है मेरी माताओं बहनों भाइयों
राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले के जो पिताजी हैं, जिनका नाम है गोविंद राव फूले, जिनका जन्म माली समाज में हुआ। गोविंद राव फूले ने अपने बेटा ज्योतिबा राव फूले का नाम बचपन में मराठी विद्यालय में लिखाया। मराठी विद्यालय में जिस समय ज्योतिबा राव फूले पढ़ने के लिए जाने लगे, वहां पर उच्च वर्ग के लोग शिक्षा अध्ययन करने के लिए आया किया करते थे। लेकिन मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, सवर्ण समाज के लोगों के बीच में यह माली समाज में जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जिस समय शिक्षा को अध्ययन करने जाते हैं, उच्च वर्ण के लोग नीच छूत सूत्र कह करके राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले को अपमानित किया करते थे, पास में बैठने नहीं देते थे। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, मराठी विद्यालय में जिस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले पढ़ रहे थे, सभी बच्चों में पढ़ने लिखने में तेज थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा को एक विप्र समाज के बेटे ने जब देखा तो उसने विचार किया कि अगर मैं ज्योतिबा राव फूले से मित्रता बना लूं तो मुझे ज्योतिबा राव फूले से बहुत ज्ञान हासिल हो सकता है। विप्र समाज के एक लड़के ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले से दिल की गहराइयों से मित्रता कर लेता है। जब गहरी मित्रता हो जाती है तो ये विप्र का लड़का और ज्योतिबा राव फूले दोनों एक साथ में रह करके विद्या अध्ययन करने लगते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। इसी बीच में माननीय गयास अहमद जिला पंचायत सदस्य भैया जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए माननीय भैया जी के लिए। और निवेदन करेंगे माननीय भैया जी आ जाएं, भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर लें। महान दया होगी, महान करुणा होगी। माननीय जिला पंचायत सदस्य गयास अहमद भैया जी आ जाएं, भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर लें। विचार करना मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, जिस समय ज्योतिबा राव फूले से एक विप्र समाज के लड़के से मित्रता होती है, दोनों लोग एक साथ में रहकर साथ साथ में बैठ करके शिक्षा को अध्ययन करने लगते हैं। विचार करना, एक दिन ज्योतिबा राव फूले बोले हैं अपने मित्र से, मित्र कि एक दिन ज्योतिबा जी बोले हैं, हे मित्र हमारी बात सुनो। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले अपने मित्र से कहने लगे, मित्र देखिए मेरा जन्म माली जाति में हुआ है और आप जो है विप्र समाज के हो। आज हमारी और आपकी बड़ी गहरी मित्रता हो गई, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यही मित्रता हमारी और आपकी टूट जाए। वो विप्र समाज का लड़का कहने लगा है, अरे मित्र ज्योतिबा फूले तुम चिंता ना करो, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस मित्रता को कभी हम टूटने नहीं देंगे। जैसे ही इतनी सी बात को बोले हैं,
ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, मित्र अगर ऐसा हो जाए तो जीवन भर हमारी और आपकी दोस्ती बनी रहेगी और जीवन में हम दोनों लोग हमेशा एक साथ में रहेंगे। मेरी माताओं बहनों भाइयों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पढ़ लिख करके उस मराठी स्कूल से जिस समय ज्योतिबा राव फूले निकले, वो विप्र समाज का लड़का भी निकल गया। दोनों लोग अलग अलग हो गए। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा। पढ़ाई करते रहे, जीवन में शिक्षा अध्ययन करते रहे। मेरी माताओं बहनों भाइयों, राष्ट्र पिता ज्योतिबा राव फूले की शादी माता सावित्रीबाई फूले से हो जाती है। ये दोनों लोग अपने घर में बड़े ही सुख चैन के साथ में रहने लगते। इधर राष्ट्र पिता ज्योतिबा राव फूले का जो मित्र था, उच्च वर्ण का था, विप्र समाज का था। जब उसके शादी का समय आता है, उसकी शादी की तारीख जब आती है, तो उसने विचार किया सबको तो निमंत्रण दे दिया है, मैं अपने मित्र ज्योतिबा राव फूले को भी बुला लूं, क्योंकि जब तक मेरा मित्र नहीं आएगा तब तक हमें सारी खुशियां नहीं मिल सकती। राष्ट्र पिता ज्योतिबा राव फूले को उस विप्र समाज के लड़के ने निमंत्रण दिया। बोला कि ज्योतिबा, जब तक आप हमारी बारात में मेरे साथ में नहीं चलोगे, तब तक मैं दूल्हा बनकर के बारात में अपनी नहीं जाऊंगा। ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, ठीक है मित्र, अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत ही जल्द आपके घर में आपकी शादी वाले दिन आ जाऊंगा। होता क्या है, धीरे धीरे शादी का समय जब आता है, तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले इंतजार करने लगे कि कब हमारे मित्र की शादी की तारीख आए और मैं शादी में जाऊं। धीरे धीरे वही दिन आ जाता। जब वही दिन आ गया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले अपनी पत्नी सावित्री फूले से कहने लगे हैं, प्रिय सावित्री, आज मेरे मित्र की शादी है, मेरे जाने की तैयारी भी है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। माता सावित्रीबाई फूले कहने लगी हैं, स्वामी, जब तक आप अपने मित्र की शादी में नहीं जाओगे तब तक आपका मित्र बारात में नहीं जाएगा। बात तो सही है, लेकिन प्रिय बात यह है कि मैं माली जाति का हूं, शूद्र वर्ण से हूं, हमारा मित्र विप्र समाज का है। मेरा मित्र तो मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हो सकता हो मेरे मित्र के नाते रिश्तेदार, घर परिवार वाले लोग मुझे उस बारात में ना रुकने दें। माता सावित्रीबाई फूले कहने लगी, ऐसा नहीं है, आप शादी में जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी की तैयारी करके राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले अपने मित्र की शादी में चल देते हैं। करके तैयारी आजू ब्याह में ज्योतिबा धाये हैं। के तैयारी आज ब्याह में ज्योतिबा धाये। अरे खुशी लहरी आ जाए ज्योतिबा के मन में छाई है। अरे
और करना। शादी में ज्योतिबा राव फूले जाकर पहुंचे। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज सभी नाते रिश्तेदार देखने लगे, अरे ये कौन रिश्तेदार है, कहां के रहने वाले हैं, इतने सुंदर वस्त्र, इतनी सुंदर पगड़ी सर पर बांध करके बड़ी शान से हमारे घर चला आया। इसको हमने कभी कहीं देखा ही नहीं। हो सकता हो कि मेरा कोई नया रिश्तेदार हो। एक बार इनसे जाकर के सम्मान के साथ में परिचय पूछना चाहिए। मेरी माताओं बहनों भाइयों, कई नाते रिश्तेदार जिस समय ज्योतिबा फूले का परिचय पूछने के लिए आगे बढ़े, उसी वक्त ज्योतिबा राव फूले का मित्र भी आ गया। ज्योतिबा राव फूले को अपने गले से लगा लेता, हाल चाल पूछने लगा। तभी नाते रिश्तेदार कहने लगे, बेटा ये कौन है, कहां से आए हैं? आज ज्योतिबा राव फूले सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। बड़ी देर के बाद में ज्योतिबा राव फूले कहने लगे हैं, अगर मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनिए। इसी बीच में पंकज गौतम कुर्सी से 50 मुद्रा, दिनेश धरसंडा से 50 मुद्रा और मयाराम अमर संडा से 50 मुद्रा, सभी लोग हमें सम्मान के रूप में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, मेरा परिचय जानना चाहते हो? देखिए, बचपन में जब हम मराठी स्कूल में पढ़ाई करते थे तो आपका बेटा भी पढ़ता था। आपके बेटे से हमारी दिल की गहराइयों से मित्रता हो गई थी, जो मित्रता आज भी हम दोनों लोग दिल की गहराइयों से निभाते चले आए हैं। मेरी शादी हुई थी तो मेरा मित्र गया था, आज मेरे मित्र की शादी है तो मैं भी आया हूँ। रही बात परिचय की, तो मेरा नाम ज्योतिबा राव फूले है। मेरे पिता का नाम गोविंद राव फूले है और मैं माली जाति से हूँ, माली जाति से। जैसे ही माली जाति का नाम सुने, आज वो विप्र समाज के लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले को किस प्रकार से भरी सभा में अपमानित करने लगते हैं। आज अनेकों प्रकार की बातें सुनाने लगे हैं। नीच अछूत शूद्र बेधर्मी, अरे तेरी इतनी हिम्मत कैसे बन गई जो तू मेरे बेटे की बारात में आकर के मेरे धर्म को भ्रष्ट करने का काम किया। अब सुन के जाति का नाम आज विप्र को मोहे मन में क्रोध छाए। नीच अछूत शूद्र बेधर्मी, ओ बारात में तू अब आए।
अब तो भरी सभा में आज शीश झुकिया को झुकी गो। अब तो भरी सभा में आज शीश झुकिया को झुकी गो है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज जो विप्र समाज के लोग कहने लगे, अरे इतने सुंदर वस्त्रों में मैंने तुम्हें देखा, इतनी सुंदरता को देखा, हमें लगा कि तुम हमारे समाज के हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ पहले नहीं कहा। लेकिन अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी बारात से, मेरे घर से, ये सभी लोगों से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम एक नीच छूत शूद्र जाति के हो। अब तुम्हारी वजह से मेरा धर्म भ्रष्ट हुआ है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज किस प्रकार से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भरी सभा में अपमानित किया गया, जबकि पढ़े लिखे शिक्षित थे, तन पर सुंदर वस्त्र थे, अच्छी विचारधारा थी, दिल की गहराइयों से मित्रता थी, लेकिन फिर भी आज इतना बड़ा अपमान भरी सभा में झेलना पड़ा। आंखों में अश्रु की धारा भर जाती है। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपने मित्र से कहने लगे, मित्र जाओ खुशियों भरी से अपनी बारात को निपटाओ, मेरे जाने से अगर आपका धर्म भ्रष्ट होता है तो मित्र मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर को वापस जा रहा हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले बारात से वापस चले आते। जिस समय बारात से वापस चले आए, अपने घर पर आकर के पहुंचे, माता सावित्रीबाई फूले ने जिस समय अपने पति को देखा, चेहरे पर उदासी छाई, आंखों में अश्रु की धारा भरी है। माता सावित्रीबाई फूले आज अपने पति ज्योतिबा फूले से कहने लगी हैं, स्वामी क्या बात है, आप इतना उदास, इतना चिंतित क्यों हो? इस उदासी का कारण क्या है? आप अपने मित्र की शादी से इतना जल्दी कैसे लौट आए? मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज ज्योतिबा फूले पूरी हकीकत बताएंगे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले से कहने लगे हैं, प्रिय मैं जिस समय अपने मित्र की शादी में जाकर के पहुंचा, लोगों ने मेरे परिचय को पूछा, जैसे ही मैंने अपना परिचय बताया, जैसे ही उन लोगों ने मेरी जाति का नाम सुना, भरी सभा में मुझे अपमानित कर दिया, भरी सभा में मुझे अपमानित कर दिया। सावित्री, आज मेरा कलेजा फटा जा रहा है कि मेरे पास में शिक्षा है, मेरे पास में अच्छे वस्त्र हैं, लेकिन फिर भी समाज में मेरी इज्जत नहीं है। मेरे समाज के लोगों के पास में जो शिक्षा नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है, अच्छी विचारधारा नहीं है, उन लोगों की हालत में क्या होगा? सावित्री, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारे साथ की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज ज्योतिबा फूले बोले हैं कि तब देखे दशा जा लोगन की, कि तब देखे दशा जा लोगन की, मन में कछु ख्याल आती है।
राष्ट्र पिता ज्योतिबा राव फूले अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताते हैं। प्रिय सावित्री, मेरे पास में शिक्षा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी समाज में इज्जत नहीं है। जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच की व्यवस्था की वजह से आज मुझे भरी सभा में अपमानित किया गया। आज मुझे भरी सभा से घर वापस कर दिया गया। सावित्री, इस अपमान को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। माता सावित्री बाई फूले कहने लगी, कहो स्वामी, कौन सी मदद चाहिए? मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, सावित्री, मेरा एक सपना है। वो कौन सा सपना है? सपना ये है सावित्री कि मैं अपने समाज के लोगों को निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराने का काम करूंगा। अपने समाज के लोगों को निःशुल्क पढ़ाने का काम करूंगा। मेरे समाज के लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो अपने हक अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सकते। माता सावित्री बाई फूले कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सहमत हूं। आप अपने समाज के लोगों को निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराने का काम कीजिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, ऐसे नहीं सावित्री, आप मेरी पत्नी हो। सावित्री, मेरा सपना यह है कि मैं अपने समाज के पुरुषों को पढ़ाने लिखाने का काम करूंगा और तुम अपने माताओं बहनों को पढ़ाने लिखाने का काम करोगी। जैसे ही इतनी सी बात को सुनते हैं माता सावित्री बाई फूले और कमेटी अध्यक्ष शिव कुमार रावत भैया जी 50 मुद्रा ग्राम शरीफाबाद से हमें सम्मान के रूप में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की। आज मेरी माताओं बहनों भाइयों, माता सावित्री बाई फूले ने जैसे ही सुना कि हमारे पतिदेव हमसे बोल रहे हैं कि महिलाओं को तुम निःशुल्क पढ़ाओगी, विचार करने लगी, मैं खुद नहीं पढ़ी लिखी हूं तो अपने समाज की महिलाओं को कैसे पढ़ाऊंगी। आज माता सावित्री बाई फूले कहने लगी, स्वामी, ये आप क्या कह रहे हो? अरे मैं खुद नहीं पढ़ी लिखी हूं तो मैं अपने समाज की महिलाओं को कैसे पढ़ा लिखा सकती हूं। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले कहने लगे हैं, सावित्री, तुम चिंता ना करो, मैं जानता हूं कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन हां, तुम मुझसे पढ़ाई कर तो सकती हो, पढ़ना लिखना सीख तो सकती हो। माता सावित्री बाई फूले कहने लगी, स्वामी, कोशिश कर सकती हूं, कोशिश कर सकती हूं। मैं एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ करके पढ़ना सीखूंगी, लिखना सीखूंगी। ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, सावित्री, जब तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगी तो अपने समाज की मां बहन बेटियों को निःशुल्क पढ़ाने लिखाने का काम तुम करोगी। और मुझसे एक वादा करो कि सावित्री, जीवन में तुम कभी अपनी कोख से किसी बालक व बालिका का जन्म नहीं दोगी। क्यों? क्योंकि अगर बालक व बालिका को जन्म दोगी तो ये पूरा जीवन हमारा और आपका बच्चों का लालन पालन में चला जाएगा। हम अपने समाज के हित के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर समाज के लिए कुछ करना है, समाज को नई दिशा अगर देना है, तो हमको और आपको इस वादे को पूरा करना होगा। हमको और आपको संतानों को जन्म नहीं देना होगा। माता सावित्री बाई फूले अपने पति से वादा करती हैं कि मैं वादा करती हूँ स्वामी, अपनी कोख से किसी प्रकार के संतान व किसी बालक व बालिका का जन्म नहीं होने देंगे। जोरदार तालियां होना चाहिए माता सावित्री बाई फूले के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा वादा, इतना बड़ा संकल्प ले लिया कि हम इस समाज की मां बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी कोख से किसी बालक व बालिका को जन्म नहीं देंगे। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज इस संकल्प को लेने के बाद में माता सावित्री बाई फूले अपने हाथों में कापी कलम उठा लेती हैं। अपने पति ज्योतिबा राव फूले से एक एक शब्द पूछ पूछ कर, जोड़ जोड़ करके पढ़ना लिखना सीखने लगती हैं।
कि हाथों में कलम उठा करके अब पढ़ना लिखना सीख रही। हर रोज शाम को पढ़ती है, शिक्षा को धारण करने लगी। मेरी माताओं बहनों भाइयों, जिस समय माता सावित्रीबाई फूले अपने घर पर पढ़ना लिखना प्रारंभ कर देती, धीरे धीरे कई महीने व्यतीत हो गए। माता सावित्रीबाई फूले एक एक शब्द जोड़ जोड़ करके जब पढ़ना लिखना सीख गई, शिक्षा में निपुण हो गई, सक्षम हो गई, तब ज्योतिबा फूले कहने लगे, सावित्री अब तुम ऐसा करो, गांव गांव घर घर गली गली जाकर अपने समाज की माँ बहन बेटियों को पढ़ाने का काम करो। माता सावित्रीबाई फूले हाथों में पुस्तक को लेकर के गांव गांव गली गली में जाकर के माताओं बहनों से विनती करके गुजारिश करके माताओं को पढ़ाना लिखाना प्रारंभ कर देती। लेकिन उस समय दशा ये थी, मनुस्मृति में लिखा था, नारी शूद्रो नाधे ताम, शूद्र समाज की महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई हक अधिकार नहीं है। अगर कोई महिला एक दूसरी महिला को शिक्षा अध्ययन कराएगी, अगर कोई महिला शिक्षा को अध्ययन करेगी, ये काम धर्म के खिलाफ होगा, उसको दंडित किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। और अगर दंडित से बचना चाहते हो, सजा नहीं पाना चाहते हो, तो आप सभी लोग शिक्षा से दूर रहिए। माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाने लगी तो महिलाएं अपने घर से नहीं निकलती थी, बहुत प्रयास करती थी, बड़ी कोशिश करती थी। एक दो महिलाएं आती थी, उनको माता सावित्रीबाई फूले पढ़ना लिखना सिखाती थी। लेकिन धीरे धीरे कई दिन व्यतीत हो गए। उच्च वर्ग के लोगों को पता चला कि ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्री फूले महिलाओं को पढ़ाने लिखाने जाने लगी। ये तो अनर्थ हो रहा है, ये अनर्थ हो रहा है। अगर शूद्र समाज की महिलाएं पढ़ गई, शूद्र समाज की महिलाएं अगर शिक्षित हो गई, तो हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे सारे काम कौन करेगा? हम ऐसा नहीं होने देंगे। शूद्र समाज की महिलाओं को शिक्षित नहीं होने देंगे। मुझे सावित्रीबाई फूले को किसी ना किसी प्रकार से रोकना होगा। मेरी माताओं बहनों भाइयों, कुछ उच्च वर्ग के लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के घर को जाते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के पिता गोविंदराव फूले को अनेकों प्रकार से आज धमकाते हैं, अनेकों प्रकार की बातें सुनाते हैं। अरे गोविंदराव फूले, ये आपका बेटा और बहू जो समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है, जो समाज के लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है, ये धर्म के खिलाफ है, ये धर्म के खिलाफ है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपने बेटा और बहू को रोक लो। अगर आपने बेटा और बहू को नहीं रोका तो गोविंदराव फूले, याद रखना मेरी बात को, आपका घर खुदवा कर ताला बनवा देंगे। आपके ऊपर बड़े बड़े अत्याचार, बड़े बड़े जुल्म, बड़े बड़े सितम करेंगे। अगर इस घर को घर देखना चाहते हो, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो अपने बेटा और बहू को समझा दो
कि वो धर्म के खिलाफ काम ना करें, वो समाज के लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम ना करें। मेरे भैया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले को गोविंदराव फूले ने बुलाया। अपने बेटा से कहने लगे हैं, बेटा ये जो तुम इस समय समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हो, समाज के लोगों को शिक्षा अध्ययन करा रहे हो, बेटा ये धर्म के खिलाफ है, ये पढ़ाना लिखाना बंद करो। अगर तुम नहीं बंद करोगे तो हमारे और आपके ऊपर बड़े बड़े अत्याचार अपमान होंगे। ज्योतिबा फूले कहने लगे, पिताजी ये आप क्या बता रहे हो? अरे जो मैंने बीड़ा उठाया है अपने समाज के लोगों को निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराने के लिए, इस बीड़ा को मैं पीछे नहीं हटा सकता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की बात को सुनकर के गोविंदराव फूले कहने लगे, बेटा मेरी बात को नहीं मानोगे? ज्योतिबा फूले कहने लगे, पिताजी आपकी बात को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है, संकल्प लिया है कि समाज के लिए मैं अपनी पत्नी की कोख से किसी बालक व बालिका का जन्म नहीं होने दूंगा, पूरा जीवन अपने समाज के हित के लिए लगा दूंगा। रही बात ये समाज के लोगों को पढ़ाना लिखाना बंद करना, ये तो मैं कदापि कर ही नहीं सकता हूं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के पिता गोविंदराव फूले कहने लगे, अगर तुम नहीं बंद कर सकते हो तो ना मैं तुम्हारा बाप और ना तुम मेरे बेटे, निकल जाओ मेरे घर से। आप चाहे जहां रहो जाकर के, कुछ भी करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो मेरे घर से निकल जाओ। मेरी माताओं बहनों भाइयों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहने लगे, ठीक है पिताजी, मैं घर को छोड़ दूंगा, लेकिन अपने समाज के लोगों को पढ़ाना लिखाना बंद नहीं करूंगा। आज अपने पिता को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, खेती बाड़ी छोड़ दिया, जो घर में थोड़ा बहुत धन था उसको भी छोड़ दिया, अपनी पत्नी को लेकर के निकल पड़े हैं आज समाज के लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए। लेके पत्नी साथ ज्योतिबा घर को छोड़ निकल गए जाए। सब ही गांव गांव में जात थोड़ी जगह बांधते जाए। शिक्षा की ज्योति कोई मदद करता है नहीं, ज्योतिबा भटक रहे मेरे भाई। समय होती बलवान, समय की महिमा नाई दादा, समय होती बलवान, समय की महिमा नाई जानी। मेरी माताओं बहनों भाइयों, जिस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी को लेकर के अपने पिता को अपने घर को छोड़ करके निकल पड़े हैं आज समाज के हित के कार्य करने के लिए, अपनी सभी रिश्तेदारियों में जाते हैं, कहते हैं भाई माताओं बहनों
थोड़ी सी जगह अगर दे दो हमें तो थोड़ी सी जगह में मैं रह करके अपना गुजारा कर लूंगा, अपने समाज के हित के लिए कार्य करूंगा। आपके घर में जितनी माताएं बहनें होंगी मैं उनको निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराऊंगा, जितने भाई लोग होंगे उनको भी मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा। बस थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह में मैं रह करके अपने समाज का काम करूंगा। हर नाते रिश्तेदार ज्योतिबा राव फूले से यही कहते हैं, क्या हमें भी मरवाना चाहते हो? क्या हमें भी दंडित कराना चाहते हो? क्या मेरा भी घर खुदवा कर तालाब बनवाना चाहते हो? जो तुम मुझसे मदद मांगने आए हो, निकल जाओ मेरे घर से। मैं आपको अपने घर में ठहरने के लिए जगह नहीं दे सकता हूं। कोई भी ऐसा नाते रिश्तेदार नहीं मिला, कोई ऐसा दोस्त व्यवहारी नहीं मिला जो ज्योतिबा राव फूले को अपने घर पर रोक सके। मेरी माताओं बहनों भाइयों, कुछ लोग मुस्लिम समाज से बड़ा नफरत करते हैं, लेकिन माताओं बहनों भाइयों मैं मुस्लिम समाज से बहुत ही प्रेम करती हूं। मुस्लिम समाज में जन्मे एक बहुत ही प्यारे भाई थे जिनका नाम था उस्मान शेख। उस्मान शेख की एक बहुत ही सुंदर बहन थी जिसका नाम था फातिमा शेख। उस्मान शेख ने देखा कि ज्योतिबा राव फूले इधर उधर भटक रहे, इनको रहने के लिए जगह कोई नहीं दे रहा। ज्योतिबा राव फूले को उस्मान शेख भाई अपने घर पर बुलाते हैं, सारा हाल चाल पूछते हैं। उस्मान शेख कहने लगे हैं, कहो ज्योतिबा राव फूले क्या बात है, चेहरे पर इतनी लंबी उदासी क्यों? हमें बताओ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ज्योतिबा राव फूले आज अपनी सारी हकीकत भाई उस्मान शेख को बताते हैं। कहते हैं, भाईजान मैं समाज के हित के लिए काम कर रहा हूं, निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराता हूं। यह है मेरी पत्नी सावित्रीबाई फूले जो महिलाओं को निःशुल्क पढ़ाने लिखाने का काम करती। मेरे पिताजी ने मुझे घर से बेघर कर दिया, मेरे सभी नाते रिश्तेदारों ने मुझे रहने के लिए जगह नहीं दिया। मित्र, आप मेरे भाई के समान हो, मेरे पिता के समान हो, मेरे रिश्तेदारों के समान हो। अगर मेरी सहायता आप करना चाहते हो तो मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। भाई उस्मान शेख कहने लगे, अरे ज्योतिबा फूले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास तमाम जगह पड़ी हुई है। मैं आपको अपने घर पर रखूंगा और जब तक मन बोले, जब तक इच्छा बोले, तब तक मेरे घर पर रहो और अपने समाज के लोगों को निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराने का काम करो। जोरदार तालियां होना चाहिए मुस्लिम समाज के लिए। माली समाज के लोगों ने अपने ही समाज के भाई को, ज्योतिबा राव फूले को रहने के लिए जगह नहीं दिया, लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसे भाई हुए जिनका नाम था उस्मान शेख, जिन्होंने अपने घर पर पूरे समय रहने के लिए जगह दिया। और सुभाष भैया शरीफाबाद से 20 मुद्रा भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करें। भगवान बुद्ध मोर संग से जय मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करती हूं। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की। जिस समय भाई उस्मान शेख ने कहा, ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी के साथ में जब तक मन बोले तब तक मेरे घर पर रहकर अपने समाज की सेवा पूर्ण रूप से कर सकते हो। ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, बहुत बहुत धन्यवाद भाईजान, कहीं पर मुझे जगह नहीं मिली, लेकिन आप मेरे लिए भगवान के समान मिले हो, जो आपने मुझे जगह देने का काम किया। भाई उस्मान शेख कहने लगे, ज्योतिबा फूले मेरी एक बहन है जिसका नाम है फातिमा शेख। आज पिता ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, भाईजान अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोले। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आज ज्योतिबा राव फूले कहने लगे हैं, भाईजान अपनी बहन फातिमा शेख को मेरी पत्नी के साथ में लगा दो, दोनों लोग मिलकर के इस समाज के माँ बहन बेटियों को निःशुल्क पढ़ाने लिखाने का काम करें। भाई उस्मान शेख ने भी वही बात कहा कि मेरी बहन भी पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको शिक्षा का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं है, वो समाज की माँ बहन बेटियों को निःशुल्क क्या पढ़ाएगी। ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, मित्र चिंता ना करो, मेरी भी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को घर पर पढ़ाना लिखाना सिखाया और आज समाज के लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए निकल पड़ी। चिंता ना करो,
मेरी पत्नी आपकी बहन को पढ़ना लिखना घर पर सिखाएगी। आज मेरे भैया होता क्या है, माता सावित्री बाई फुले घर पर बहन फातिमा शेख को पढ़ना लिखना सिखा देती हैं। देश भारत की अगर कोई महिला प्रथम शिक्षिका हुई, प्रथम शिक्षिका बालिका हुई, तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, पढ़ने वाली प्रथम महिला माता सावित्री बाई फुले और बहन फातिमा शेख हुई। पढ़ाने वाली भी प्रथम महिला माता सावित्री बाई फुले और बहन फातिमा शेख हुई। जोरदार तालियां होना चाहिए माता सावित्री बाई फुले के लिए, जोरदार तालियां होना चाहिए बहन फातिमा शेख के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को अध्ययन करके इस देश भारत के प्रथम शिक्षिका महिला हुई और महिलाओं को पढ़ाने लिखाने का काम करने लगी। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज जिस समय बहन फातिमा शेख शिक्षित हो गई, माता सावित्री बाई फुले शिक्षित हो गई, तो बहन फातिमा शेख अपने समाज की मां बहन बेटियों को पढ़ाने लगी। माता सावित्री बाई फुले अपने समाज की मां बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए निकल पड़ती, हाथों में कॉपी किताब पुस्तक को लिया है। और जिस समय माता सावित्री बाई फुले आज अपने समाज की मां बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए निकली है, तो गौर करना कि घड़ी घड़ी अलख जगाई, हाथ पुस्तक उठाई, घड़ी घड़ी अलख जगाई, हाथ पुस्तक उठाई। बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप लोगों ने अपने जीवन में शिक्षा को धारण कर लिया, आप लोग अगर पढ़ लिख गई तो अपने हक अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सकती हैं। क्या बोलिए माता सावित्री बाई फुले? भैया सतीश, ओ सब मिली शिक्षा ले बनाई, सब मिली शिक्षा, सब मिली शिक्षा लो बनाई, सब मिली शिक्षा, अधिकार की लड़ो लड़ाई, हाथ पुस्तक उठाई, लड़ो लड़ाई, हाथ पुस्तक उठाई।
मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज जिस समय माता सावित्री बाई फूले हाथों में पुस्तक को लेकर के अपने समाज की मां बहन बेटियों को निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराने के लिए गली गली में निकल पड़ी है, तो आज उच्च वर्ग के लोगों ने जब देखा कि आज ज्योतिबा फूले की हेल्प, ज्योतिबा फूले की सहायता, सावित्री बाई फूले की मदद यह मुस्लिम समाज करने लगा। खैर कोई बात नहीं, मैं सावित्री बाई फूले को गली गली में जाकर के महिलाओं को शिक्षा अध्ययन करने नहीं दूंगा। इसको मुस्लिम समाज से सहायता तो जरूर मिली है, लेकिन मैं सुकून से इसे महिलाओं को पढ़ाने नहीं दूंगा। क्या होता, आज माता सावित्री बाई फूले काफी दिनों से संघर्ष कर रही, मेहनत कर रही, कहती है बहनों आओ, माताओं आओ, मैं आपको पढ़ना लिखना सिखाऊंगी और जिस दिन आप लोग पढ़ जाओगी उसी दिन अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ जाओगी। इसलिए बहनों अपने जीवन में शिक्षा को धारण करो, क्योंकि आज अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, आपके ऊपर अगर सितम हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो ये अत्याचार इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा समाज पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं है, हमारा समाज अशिक्षित है। इसीलिए मेरे समाज के लोगों के साथ में बड़े बड़े अपमान, अत्याचार, जुल्म, सितम होते हैं। आओ बहनों आओ, शिक्षा को अध्ययन करो। माताएं बहनें जिस समय अपने अपने घरों से साहस ला करके निकलती हैं पढ़ने लिखने के लिए, जब कुछ महिलाएं एकत्रित होने लगती हैं तो इधर क्या करते हैं सवर्ण समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग विचार करने लगे कि अब सावित्री जब पढ़ाने के लिए गलियों में जाएगी तो हम इसके ऊपर गोबर कीचड़ फेंक कर मारेंगे, इसके सारे वस्त्रों को गंदा कर देंगे, और जब इसका पूरा बदन गंदा हो जाएगा, सारे वस्त्र गंदे हो जाएंगे, तो इसके शरीर से बदबू आएगी, और जब शरीर से बदबू आएगी तो कोई भी महिला इसके पास में बैठ करके शिक्षा अध्ययन नहीं करेगी। आज वही हुआ जिस समय माता सावित्री बाई फूले बहन फातिमा शेख के घर से आज अपने हाथों में पुस्तक को लेकर गलियों में फिर से निकलती है, तो आज रास्ते में सवर्ण समाज के लोग, विप्र समाज के लोग अपने अपने हाथों में गोबर कीचड़ लिए बैठे। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुल्म माता सावित्री बाई फूले अपने जीवन में सहती रही, लेकिन कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी। कि जब गलियों में माँ जाती है, कि जब गलियों में माँ जाती है तब भी प्रपाश में आते हैं। गोबर की जड़ से मार रहे, गोबर की जड़ से मार रहे, ये बदन को गंदा करते हैं। माताओं बहनों भाइयों, माता सावित्री बाई फूले जिस समय गलियों में निकलती है, आज विप्र समाज के लोग गोबर कीचड़ लेकर के माता सावित्री बाई फूले के बदन पर फेंक फेंक करके मारने लगे। जिस समय गोबर कीचड़ को आज माता सावित्री बाई फूले के बदन पर फेंक फेंक कर मारते हैं, सारा बदन गंदा हो जाता, सारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं। माता सावित्री बाई फूले वो गोबर कीचड़ से लथपथ शरीर लेकर के जिस समय अपने समाज की माँ बहन बेटियों के दरवाजे पर पहुंचती हैं, कहती हैं आओ बहनों मैं आ गई हूँ, आपको पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। हर महिला यही कहता है, अरे सावित्री तुम्हारे शरीर से इतनी बदबू आती है, मैं तुम्हारे पास में नहीं बैठ सकती।
आज जिस समय हर महिला, हर बहन माता सावित्री बाई फुले के पास में बैठना मना कर देती हैं, माता सावित्री बाई फुले आज अपना उदास चेहरा लेकर के अपने पति के पास में आती हैं। ज्योतिबा राव फुले ने देखा मेरी पत्नी की हालत आज किस प्रकार से, कितनी गंदी। आज ज्योतिबा राव फुले कहने लगे, क्या हुआ सावित्री? ज्योतिबा राव फुले से माता सावित्री बोली है, स्वामी जब मैं पढ़ाने लिखाने के लिए गलियों में जाती हूँ तो विप्र समाज के लोग मुझ पर गोबर कीचड़ फेंक फेंक करके मारते हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महिलाएं जब घर से निकलने लगी तो मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार कि मेरे शरीर को गंदा देख करके मेरे पास में महिलाएं बैठना पसंद नहीं करती। आज माता सावित्री बाई फुले से ज्योतिबा राव फुले कहने लगे हैं, प्रिय सावित्री चिंता ना करो, इसका भी उपाय है। क्या? जिस प्रकार से तुम एक झोले में कॉपी किताब लेकर जाती हो उसी प्रकार से एक झोले में एक साड़ी रख ले जाया करो। एक झोले में साड़ी रख ले जाया करो। रास्ते में अगर विप्र समाज के लोग तुम्हारी साड़ी को गंदा कर दें, गोबर कीचड़ फेंक करके तुम्हारे शरीर को लथपथ कर दें, तो एक साड़ी साफ सुथरा झोले में लेकर जाओ। जब अपने समाज की माँ बहन बेटियों के घर पर पहुंचना तो एक गंदी साड़ी उतार कर लपेट कर झोले में रख लेना। साफ सुथरा साड़ी पहन करके अपने समाज की माँ बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम करना। कितनी अच्छी बात को आज ज्योतिबा राव फुले ने बताया। माता सावित्री बाई फुले ने इस बात को भी मान लिया। माता सावित्री बाई फुले कहने लगे, ठीक है स्वामी मैं ऐसा ही करूंगी। माता सावित्री बाई फुले एक झोले में जिस समय साफ सुथरा साड़ी लेकर के जाती हैं, रास्ते में जब विप्र समाज के लोग गोबर कीचड़ फेंक करके उस साड़ी को गंदा कर देते हैं और माता सावित्री बाई फुले जब अपने समाज की माँ बहन बेटियों के घर पर पहुंचती हैं, तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, माता सावित्री बाई फुले उस गंदी साड़ी को उतार करके लपेट कर झोले में रख लेती हैं। साफ सुथरा साड़ी पहनकर अपने समाज की माँ बहन बेटियों को पढ़ाने लगती हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए माता सावित्री बाई फुले के लिए। अब जब धीरे धीरे करके तमाम महिलाएं एकत्रित होने लगी, पढ़ने लिखने लगी, तो माता सावित्री बाई फुले विचार करने लगी कि अगर मुझे कहीं थोड़ी सी जगह मिल जाती तो मैं विद्यालय खोलकर अगर सभी महिलाओं को एक जगह पर शिक्षा अध्ययन कराती तो बहुत अच्छी बात होती। तो क्या किया माता सावित्री बाई फुले ने? फिर ये बात अपने पति भाई उस्मान शेख, बहन फातिमा शेख के सामने इस बात को रखा है। क्या बोली हैं कि पढ़ने महिलाएं पास में सब ही आती हैं, पढ़ने सब महिलाएं पास में मेरे आती हैं, पर मिलती नाई जगह में साजन तुम्हें बताती हूँ। सावित्री बाई फुले अपने पति के सामने कहने लगी हैं, स्वामी इसी बीच में प्रताप सिंह ग्राम पेड़ से 50 मुद्रा भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध हम मोर संग से जय मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज माता सावित्री बाई फुले कहने लगी, स्वामी मेरे समाज की तमाम महिलाएं अब मुझसे शिक्षा अध्ययन करने के लिए आने लगी हैं। अगर मुझे थोड़ी सी कहीं जगह मिल जाती तो मैं अपने समाज की महिलाओं के लिए एक छोटा मोटा विद्यालय खोलती, और अगर विद्यालय खुल जाता
तो मैं अपने समाज की महिलाओं को एक स्थान पर बुला करके अगर शिक्षा अध्ययन कराती तो बहुत अच्छी बात होती। जैसे इस बात को भाई उस्मान शेख बहन फातिमा शेख ने सुना तो भाई उस्मान शेख बहन फातिमा बोल उठी, बहन सावित्री चिंता ना करो, मेरे पास तमाम जगह है, मैं अपनी स्वयं की जगह आपको दूंगी और मेरी जगह में बहन आप विद्यालय खोलकर महिलाओं को पढ़ाना लिखाना प्रारंभ करो। जोरदार तालियां होना चाहिए बहन फातिमा शेख भाई उस्मान शेख के लिए, जिन्होंने विद्यालय खोलने के लिए अपनी जगह देने के लिए तैयार हो गए। सन 1848 में सन 1848 में महाराष्ट्र में यह जो पुणे के पास में भीड़ेवाड़ा पड़ता है, भीड़ेवाड़ा स्थान पर माता सावित्रीबाई फुले ने सन 1848 में प्रथम बालिका विद्यालय को खोला। जोरदार तालियां होना चाहिए माता सावित्रीबाई फुले को। बहन फातिमा शेख भाई उस्मान शेख ने अपनी जगह दे करके प्रथम बालिका विद्यालय खुलवाने का काम किया। धन्य है बहन फातिमा शेख, धन्य है भाई उस्मान शेख, धन्य है मुस्लिम समाज जो इतना बड़ा साथ, इतना बड़ा सहयोग माता सावित्रीबाई फुले को दिया। अगर भाई उस्मान शेख ना मिलते, माता सावित्रीबाई फुले को बहन फातिमा शेख ना मिलती तो क्या माता सावित्रीबाई फुले अपने समाज की मां बहन बेटियों को निःशुल्क पढ़ा लिखा सकती थी? बोलो माताओं बहनों, बोलो भैया लोगों, नहीं पढ़ा लिखा सकती थी। क्यों? क्योंकि माली समाज में कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं मिला जो अपनी थोड़ी सी जगह दे सके, कोई ऐसा दोस्त व्यवहारी नहीं मिला जो थोड़ी सी जगह दे सके। माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले रह करके अपने समाज के हित की सेवा कर सके। लेकिन मुस्लिम समाज में जन्मे भाई उस्मान शेख बहन फातिमा शेख ने अपने घर पर रखा प्रथम बालिका विद्यालय खोलने की महाराष्ट्र में भीड़ेवाड़ा के पास में, ये पुणे के पास में भीड़ेवाड़ा स्थान पर अपनी जगह देकर प्रथम बालिका विद्यालय खुलवाने का काम किया। मेरी माताओं बहनों भाइयों, सन 1848 में माता सावित्रीबाई फुले ने जिस समय प्रथम बालिका विद्यालय खोला है, आज वहां पर सारी महिलाएं पढ़ने लिखने के लिए आने लगती हैं और माता सावित्रीबाई फुले सभी महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराने लगी। विचार करना कितना बड़ा संघर्ष किया। अपने पिता के समान ससुर को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया। माता सावित्रीबाई फुले अपने जीवन में हमारे और आपके लिए, सोए हुए समाज के लिए अपनी कोख से किसी बालक व बालिका को जन्म नहीं दिया। गोबर कीचड़ का अपमान सहती रही, लेकिन समाज की सेवा करना बंद नहीं किया। धन्य है माता सावित्रीबाई फुले, धन्य है बहन फातिमा शेख जो भारत की प्रथम पढ़ने लिखने वाली महिला हुई, जो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला हुई, जिन्होंने समाज को पढ़ाने लिखाने का काम किया। असली देवी माता सावित्रीबाई शिक्षा की हैं, असली देवी बहन फातिमा शेख शिक्षा की देवी हैं। लेकिन इनको हम लोग नहीं जानते, सरस्वती को जानते हैं, जिनकी ना डिग्री पता, उनके बारे में भी नहीं पता, लेकिन उनकी जयकारा हर विद्यालय में लगवाई जाती है। बहन फातिमा शेख माता सावित्रीबाई फुले के बारे में किसी विद्यालय में जयकारा नहीं लगवाया जाता, जिनकी बदौलत से आज हमको और आपको शिक्षा हासिल हुई। धन्य है माता सावित्रीबाई फुले। आप लोग अपने अपने घरों में माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर, बहन फातिमा शेख की तस्वीर लगाओ, इनके इतिहास के बारे में जानो, इनकी विचारधारा को अपने जीवन में अपनाओ, अपने सोए हुए समाज को जगाने का काम करो। मेरी माताओं बहनों भाइयों, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र की पावन धरती पर माली जाति में हुआ और ज्योतिबा राव फुले का जन्म 11 अप्रैल सन 1827 को माली जाति में महाराष्ट्र की पावन धरती पर गोविंदराव फुले के घर में हुआ। धन्य है माता सावित्रीबाई फुले, धन्य है राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले, धन्य है भाई उस्मान शेख, धन्य है बहन फातिमा शेख, जिन्होंने शिक्षा का बीड़ा उठा करके समाज के लोगों को निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराने का काम किया। प्रेम से बोलिए भाई उस्मान शेख की, प्रेम से बोलिए बहन फातिमा शेख की, प्रेम से बोलिए माता सावित्रीबाई फुले की, प्रेम से बोलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले
की। ये कहना है, बड़ा ही प्यारा गीत है, सुनेंगे सभी लोग और उसके बाद में भगवान बुद्ध के चौड़ों की पावन वंदना को बोलेंगे। शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर तालियों के साथ में बोलेंगे, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर। जिनके नींद लग रही हो वो ऊंचे ऊंचे हाथ उठा लें। सभी लोग तालियों के साथ में बोलेंगे। भारत की नारियों, भारत की नारियों, की शरण में आओ रे भारत की नारियों, जलाओ रे भारत की नारियों। सावित्री बाई, झलकारी बाई, सावित्री तुम ही सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, तुम ही सावित्री बाई। सम्मान गवाओ रे भारत की नारियों, सम्मान गवाओ रे भारत की नारियों। बुद्ध यशोक की माता, वो सबकी जीवन दाता। बुद्ध यशोक की माता, बुद्ध यशोक की माता, वो सबकी जीवन दाता। तुम बुद्ध यशोक की माता, बच्चों को वीर बनाओ रे भारत की नारियों, बच्चों को वीर बनाओ रे भारत की नारियों। बुद्ध जी की रे भारत की नारियों। तुम सर्वशक्ति हो सबला, पर कहे लोग तुम्हें अबला। तुम सर्वशक्ति हो सबला, मेरी माताओं बहनों भाइयों, इस दुनिया में जो कायर लोग रहते हैं, कायर, वो नारियों को कहते हैं कि नारियां जो है अबला है, अबला। आ मतलब नहीं, बल मतलब शक्ति, नारियों के पास कोई शक्ति नहीं। ये कौन कहता है?
कुछ कायर लोग हैं धरती पर, वो लोग कहते हैं। लेकिन माताओं, मैं कहती हूँ नारी अबला नहीं, नारी सबला होती है। सा मतलब है बल, मतलब शक्ति। नारियों के पास सारी शक्तियां होती, लेकिन नारियां जब तक अपनी शक्ति को पहचानती नहीं है तब तक वो चुप रहती है, और जो नारी अपनी शक्ति को पहचानती है वो कभी चुप नहीं बैठती। गौर करना, तुम सर्व शक्ति हो सबला, अरे कहे लोग तुम्हें अबला, तुम सर्व शक्ति हो सबला। कुछ तो कर्तव्य दिखाओ रे भारत की नारियों, कुछ तो कर्तव्य दिखाओ रे भारत की नारियों। शिक्षा की भारत की नारियों, की भारत भूमि हो चुकी है बिल्कुल तीरथ, बौद्धों की भारत भूमि। बौद्धों की भारत भूमि हो चुकी है बिल्कुल कारथी, बौद्धों की भारत भूमि। बनाओ रे भारत की नारियों, इसे फिर से बौद्ध बनाओ रे भारत की नारियों, इसको बनाओ रे भारत की नारियों। में आओ रे भारत की नारियों, भारत की प्रेम से बोलिए माता सावित्रीबाई फूले की बहन। अब माताएं बहनें बतावें कितने लोग मेहनत और लगन से अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। कुछ जने कहती हुई हैं तुम सुनाओ चाहे जितना, क्योंकि तुम तो पैसन पई हो, हम तो भाई फ्री सुने आए, पढ़ाई चाहे ना पढ़ाई तुम्हार काज। बहुत लोग यही सोच रहे होंगे। बात तो सही है भैया, हम तो पैसे पे आए हैं, क्योंकि मजबूरी है भाई। पैसे अगर लेंगे नहीं तो इन लोगों को देंगे कहां से। मेरी माताओं बहनों भाइयों, देखिए हमारे और आपके महापुरुष जितने भी हुए, सभी लोगों ने हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा त्याग और बलिदान दिया। लेकिन आज फिर भी हम लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं जानते हैं, फिर भी हम लोग अपने महापुरुषों को नहीं पहचानते हैं। अन्य तमाम चीजों में ढोंग आडंबर पाखंडवाद में जकड़े रहते। ढोंग आडंबर पाखंडवाद से बाहर निकलो, अपनी माता सावित्रीबाई फूले को पहचानो
कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे और आपके जीवन के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया, तब जाकर के महिलाओं को शिक्षा अध्ययन करने का मौका मिला। धन्य माता सावित्री बाई फुले। आप सभी लोग अपनी अपनी बेटियों को माता सावित्री बाई फुले जैसे बनाना जरूर प्रयास करो, क्योंकि जब हर घर में एक माता सावित्री बाई फुले जैसी बेटी होगी तो ये सोया हुआ समाज बहुत जल्द से जल्द जाग जाएगा। प्रेम से बोलिए महामाया मैया की, गौतमी मैया की। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान बुद्ध के चरणों की पावन वंदना बोलेंगे। भैया मोमबत्ती अगरबत्ती जला दो। पीछे वाले भैया लोग खड़े हो जाएं, सब लोग अपने अपने स्थान पर। कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं 12 बजे हैं कि ना है। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की। बोलेंगे सभी लोग अपने अपने हाथों को जोड़ करके भगवान बुद्ध के चरणों की पावन वंदना। भैया हारमोनियम की आवाज बढ़ा दो थोड़ा। चरणों से लगा लो हे गौतम। अपने अपने हाथों को सब लोग जोड़ेंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलेंगे कि चरणों से लगा लो हे गौतम, थोड़ी सी दया मुझ पे कर दो। चरणों से लगा लो हे अरहत, थोड़ी सी दया मुझ पे कर दो।
जाऊं तो कहाँ जाऊं भगवन, तेरे न सिवा कोई मेरा है। जाऊं तो कहाँ जाऊं भगवन, तेरे न सिवा कोई मेरा है। शरणों में लुटा बैठी तन मन, शरणों में लुटा बैठी तन मन, आ करके तरस दिखा जाओ। जीवन की साफ भई गौतम, अब आकर तरस दिखा देना। जीवन की साफ भई भगवन, अब आकर तरस दिखा देना। ये चूड़ी गौतम टेर रही, ये चूड़ी गौतम टेर रही, ना जग में कोई हमारा है। तुमसे जो आस लगाई है, तुमसे जो आस लगाई है, वो आस मेरी पूरी कर दो। ऊंचे ऊंचे पीछे वाले भैया सभी लोग ऊंचे ऊंचे करके बोलेंगे। लेते जाना कि बुद्ध नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना कि बुद्ध नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेते जाना कि बुद्ध थोड़ा बुद्ध नाम थोड़ा थोड़ा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
सिंह यादव की, छत्रपति साहू जी महाराज की, माता सावित्रीबाई फुले की, बहन फातिमा शेख की, भाई उस्मान शेख की, अपने अपने माता और पिता की, अपने अपने गुरुओं की, तहसील दरबार की, जगह स्थान की, हरसंडा धाम की, प्रेम से बोलिए तथा दया हो दया हो दया हो।